नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम विश्व की स्थलाकृतियों के अंतर्गत अब हम विभिन्न स्थलाकृतियों में नदियों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पर्वत, पठार और मैदान का अध्ययन कर लिया है और अब इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नदियों का। तो नदियों को समझने से पहले कुछ शब्दावली होती है, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक शब्दावली होती है बाही जल। बाही जल क्या होता है? तो बाही जल का अर्थ उसके नाम से ही सिद्ध होता है कि बहने वाला जल। जो जल वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आता है, धरातल पर आता है और बगैर किसी मार्ग का अनुसरण किए हुए कहीं भी बहने लगता है, उस जल को कहा जाता है बाही जल। अर्थात इसमें कोई मार्ग निर्धारित नहीं रहता है। वर्षा का जो जल धरातल पर किसी न किसी रूप में बहने लगता है, वह जल क्या कहलाता है? बाही जल। और जब यही जल एक निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हुए एक दिशा में बाही होता है, ऊंचाई से क्रम होता है, ऊंचाई से नीचाई की ओर बहने लगता है, पर्वतों से समुद्र की ओर जाने लगता है, तो उस जल को कहा जाता है नदी या सरिता। तो नदी सरिता क्या होगी? जब बाही जल एक निश्चित रूप में ऊंचाई से निचले ढाल पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रवाहित होता है, तो उसे नदी या सरिता कहा जाता है। तो ये आपको छोटा सा अंतर था, ये समझ में आना चाहिए कि बाही जल क्या होता है। और बाही जल वर्षा के द्वारा आने वाला जल होता है, जिसका कोई मार्ग नहीं होता है, किसी मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, अपने हिसाब से कहीं भी बहते रहता है। और जब यही बाही जल एक निर्धारित मार्ग के अनुसार बहने लगता है, ऊंचाई से नीचाई की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बहने लगता है, तो यह सरिता और नदी का रूप धारण कर लेता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम समझ लेते हैं विश्व के अंतर्गत आने वाली विभिन्न नदियों को। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ें कि याद हो जाए? तो दोस्तों, याद होने के लिए मैंने इन नदियों को महाद्वीप के आधार पर डिवाइड कर दिया है कि जैसे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप की नदियां पढ़ लेंगे, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अलग अलग महाद्वीप के अंतर्गत आने वाली नदियों का अध्ययन कर लेंगे। साथ ही साथ वहां पर उन नदियों की क्या विशेषता है, कहां से निकलती है, कहां पर जाती है, डेल्टा बनाती है तो किस तरीके का बनाती है, उस पर बांध है तो कौन सा बांध है, ऐसे कुछ जो अमेजिंग फैक्ट होते हैं, एक एक दो दो, उनका अध्ययन हम करते चलेंगे। ध्यान रखना, मैपिंग बहुत जरूरी है। जिन्होंने प्रीलिम्स में मैपिंग नहीं पढ़ी है, वो एक बार प्रीलिम्स में मैपिंग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैपिंग से ही आपका भूगोल का बेस कंप्लीट होता है। जब आपके पास मैपिंग का अध्ययन होता है, आपको लोकेशन याद होती है, तो आपको भूगोल पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगता है और भूगोल आपसे चुटकियों में बनने लगेगा। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण नदियां, और उन महत्वपूर्ण नदियों में अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियां। तो अफ्रीका के अंतर्गत पहली नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी तो है ही, साथ ही साथ विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। कैसी है? सबसे लंबी नदी है। कहां की? अफ्रीका और विश्व दोनों की। तो यदि आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी बोलेंगे आप? नील नदी बोलेंगे। तो क्लियर हुआ, नील नदी क्या है? अफ्रीका के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी दो सरिताओं के माध्यम से निकलती है। चित्र के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यह आपको लग रहा होगा अफ्रीका जैसा, यह अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर एक झील है जिसे कहा जाता है विक्टोरिया झील। यहां पर इथोपिया प्लेटू में एक झील है जिसे कहा जाता है टाना झील। तो जो नील नदी है वो दो सरिताओं के माध्यम से निकलती है। यहां जो विक्टोरिया झील से निकलती है उसे कहा जाता है व्हाइट नील, और जो टाना झील से निकलती है उसे कहा जाता है ब्लू नील। ये दोनों सरिताएं साथ में जाती हैं और यहां पर एक देश आता है जिसे कहा जाता है सूडान, और यहां पर है सूडान की राजधानी खार्तूम। यहां पर ये दोनों सरिताएं आपस में जाकर मिल जाती हैं। जब ये सरिताएं आपस में मिल जाती हैं तो यह नील नदी के नाम से जानी जाती है, और जैसे ही मिस्र में प्रवेश करती है तो यहां पर आस्वान बांध और नासिर झील का निर्माण करती है। किस किस का? आस्वान बांध और नासिर झील का निर्माण करती हुई बहती हुई जाती है, और ये जो सागर है उसे कहा जाता है भूमध्य सागर। तो इस सागर में यह पक्षीपाद डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है। क्लियर हुआ? नील नदी के विषय में सारे फैक्ट मैंने इस मैप के द्वारा समझा दिए। कौन कौन से? देखिए, समझने का प्रयास करना।
कहां पर बहती है? अफ्रीका में बहती है। कैसी है? सबसे लंबी है, अफ्रीका की भी है, विश्व की भी है। कहां से निकलती है? तो दो सरिताओं के माध्यम से निकलती है। एक सरिता जिसे व्हाइट नील कहते हैं वो विक्टोरिया झील से निकलती है, जिसे ब्लू नील कहते हैं वो इथोपिया की टाना झील से निकलती है। दोनों ही जाती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर मिल जाती हैं और यहां से नील नदी के रूप में जानी जाती हैं। ऊपर की ओर मिस्र में जैसे ही प्रवेश करती हैं तो मिस्र में ये आसवान बांध और नासिर झील का निर्माण करती हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ती हुई पक्षीपाद डेल्टा बनाते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। यही सारे फैक्ट आपको मैंने सरल भाषा में थ्योरी में लिख के भी दिए हैं। जैसे कि नील नदी अफ्रीका के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है। लंबाई 6690 किलोमीटर है। याद करने की जरूरत नहीं है, कभी इसकी लंबाई नहीं पूछी जाती है। बस आपको ये फैक्ट याद रखना है कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और साथ ही साथ अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है। यह नदी व्हाइट नील और ब्लू नील नदियों से मिलकर बनी होती है, अर्थात दो सरिताओं से मिलकर बनी होती है। व्हाइट नील जो है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और जो ब्लू नील है वो इथोपिया की टाना झील से निकलती है। किससे निकलती है? टाना झील से निकलती है। ये दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती हैं और मिलने के बाद यह नील नदी कहलाने लगती है। इसी नदी पर कौन सा बांध है? आसवान बांध है और नासिर झील है तथा यह नदी पंजा का डेल्टा बनाते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। तो उस चित्र के द्वारा आपको ये सारे फैक्ट मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे। यदि नहीं हुए तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके और देख लीजिएगा। और यदि और अच्छे से आपको समझना है तो आप प्रीलिम्स में जाकर वहां की मैपिंग को देख लीजिएगा। आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं होगी। यहां जो हमारे 3-4 लेक्चर हैं जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और नदियां, मरुस्थलीय जो चीजें होती हैं ये आप मैपिंग से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इनकी जो विशेषताएं हैं ये भी आप वहां से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हाँ, कुछ चीजें अलग से हैं, जैसे इनको कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकरण क्या है, वो आपको मेंस में अलग से पढ़ना होगा। अगली नदी की बात करते हैं जिसे बोला जाता है जायरे नदी। जायरे जो नदी होती है इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। यदि अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर मितोम्बा पर्वत है और मितोम्बा पर्वत से एक नदी निकलती है जिसे जायरे नदी या कांगो नदी कहा जाता है। यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे कहा जाता है गिनी की खाड़ी। तो यह गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। पूछा जाता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो और जायरे नदी काटती है। क्लियर है? और जायरे नदी के विषय में यदि आपको लिखने को आए तो आप ये चीजें जरूर लिखिएगा। ये जो नदी होती है इस पर 2 बांध हैं, एक स्टैनली है और एक लिविंगस्टोन है। कौन कौन से? स्टैनली और लिविंगस्टोन 2 प्रकार के बांधों का निर्माण करती है। आगे जाके गिनी की खाड़ी में गिर जाती है और कांगो को वनों का देश कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जायरे नदी को कांगो नदी कहा जाता है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखना, बहाव क्षेत्र में भी ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। सबसे ज्यादा जल बहाकर ले जाने वाली नदी होती है। और यदि हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सिर्फ मात्र 2 नदियां ऐसी हैं जहां पर जो नावों से चलना होता है, नाव परिवहन है, वह संभव हो पाता है। पहली नदी कौन सी है? नील नदी है। तो दूसरी नदी कौन सी है? जायरे नदी है। और जायरे नदी की मैंने अभी आपको विशेषता बताई थी कि ये विषुवत रेखा को तो 2 बार काटती है, साथ ही साथ अफ्रीका का सबसे अधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी है। और यदि हम जल परिवहन की बात करें, नौका परिवहन की बात करें तो जायरे नदी और नील नदी दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके अलावा अफ्रीका में जितनी भी नदियां हैं वहां पर नौका परिवहन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो सारी की सारी नदियां या तो पठारी क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं या पर्वतीय क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है इसकी विशेषताएं? आगे बात करते हैं हम लिम्पोपो नदी की। तो जो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी यह दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है तथा बहते हुए हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। और यह भूमध्य रेखा को 2 बार मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यदि अफ्रीका के दक्षिण वाला क्षेत्र देखें तो यहां पर लिम्पोपो नदी निकलती है और यहां से अफ्रीका वाले क्षेत्र से निकलती है और यहां पर हिंद महासागर है जहां पर यह जाकर गिर जाती है। और यह मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। बात करते हैं हम नाइजर नदी की। नाइजर नदी की बात करें तो अफ्रीका जो है
इस तरीके से है। यहां पर है लोमा पर्वत। कौन सा पर्वत है? लोमा पर्वत। लोमा पर्वत से नाइजर नदी निकलती है और यहां पर गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जो नाइजर नदी है, नाइजर नदी को ऑयल रिवर भी कहा जाता है या पोम ऑयल की नदी भी कहा जाता है। यह जो नदी है नाइजर नदी, इसके आसपास पोम ऑयल के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसे ऑयल नदी या पोम ऑयल की नदी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और इस पर एक ध्यान रखना, इस पर हूवर बांध, एक बांध निर्मित है जिसे कहा जाता है हूवर बांध। क्या बांध कहा जाता है? हूवर बांध। इसके बाद आती है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी कहां से निकलती है? तो जाम्बेजी नदी जो है वो कटंगा प्लेटू से निकलती है। अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है कटंगा प्लेटू, मितुम्बा पर्वत के जस्ट नीचे, वहां से निकलती है। ठीक है, पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। और जो जाम्बेजी नदी है, इस पर एक जलप्रपात है जिसे कहा जाता है विक्टोरिया जलप्रपात। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि विक्टोरिया झील अलग है और विक्टोरिया जलप्रपात अलग है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है और विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। क्लियर है? यहां पर एक बांध है जिसे बोला जाता है करीबा बांध और यहीं पास में करीबा झील का निर्माण भी होता है। तो यह जो करीबा बांध है, यह अफ्रीका में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? जल विद्युत का उत्पादन करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये नदी थी अफ्रीका की। ये अफ्रीका का मानचित्र है। जैसे कि एक बार मैं यहां रिवीजन करके बता देता हूं कि यहां पर क्या थी, यहां पर विक्टोरिया झील थी, यहां पर टाना झील थी, ये जो प्लेटू है इथोपिया प्लेटू है, यहां से कौन सी नदी निकली थी? यहां से व्हाइट नील थी, यहां से ब्लू नील थी। ये सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर मिल जाती है। आगे जाते हैं तो यहां पर आस्वान बांध और नासिर झील का निर्माण होता है। ऊपर पंजाकार डेल्टा बनाती हुई ये भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। यहां पर मितुम्बा पर्वत है। मितुम्बा पर्वत से कांगो नदी या जायरे नदी निकलती है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और इस पर स्टैनली और लिविंगस्टोन क्या है? बांध हैं। स्टैनली और लिविंगस्टोन बांध हैं और इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। सबसे अधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी होती है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, यहाँ से ऑरेंज नदी निकलती है और यहाँ पर अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। यहीं से मध्य अफ्रीका के दक्षिण में यहाँ से निकलती है लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है? मकर रेखा को 2 बार। और यहां पर हमने पढ़ा था लोमा पर्वत, जहां से निकली थी नाइजर नदी जिसे पोम ऑयल की नदी कहा जाता है और यह नदी गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्लियर है? अफ्रीका के अंतर्गत हमने इन नदियों का अध्ययन किया है। अब बाकी महाद्वीप जो रहेंगे वहां पर आपको इसी तरीके की प्रैक्टिस करनी है। यदि आपसे नदियां नहीं आती हैं, आपने मैपिंग नहीं पढ़ी है, तो आपको प्रीलिम्स के लेक्चर में जाकर मैपिंग जरूर पढ़ना चाहिए। बात करते हैं उत्तर अमेरिका की नदियां। तो उत्तर अमेरिका में एक नदी है मिसिसिपी और मिसौरी। ये दो सरिताओं से मिलकर बनी हुई है। एक है मिसिसिपी और एक है मिसौरी। ये दोनों सरिताएं जाकर मिल जाती हैं और यह नदी उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। यह आगे जाकर पक्षीपात डेल्टा बनाते हुए कहां पर जाकर गिर जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, कौन से अमेरिका? उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी। यह नदी मिसिसिपी और मिसौरी से मिलकर बनी हुई है। मिसिसिपी नदी का उद्गम जो है वो इटास्का सी झील से होता है और सेंट लुइस में यह मिसौरी नदी में मिल जाती है और मैक्सिको की खाड़ी में कौन सा डेल्टा बनाते हुए गिरती है? पक्षीपाद डेल्टा बनाते हुए गिरती है। इस नदी की यदि हम लंबाई की बात करें तो वह है 6240 किलोमीटर। यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है। नदी तंत्र क्या होता है? जहां पर बहुत सारी नदियां आकर मिलकर एक तंत्र बना लेती हैं, उसे कहा जाता है नदी तंत्र। मान लीजिए ये मिसिसिपी है, ये मिसौरी है, इसमें भी बहुत सारी नदियां आकर मिल रही हैं, इसमें भी इस तरीके का जो तंत्र निर्मित होता है इसे कहा जाता है नदी तंत्र। और जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। बात करते हैं हम सेंट लॉरेंस नदी की। जो सेंट लॉरेंस नदी है ये विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। कैसा बनाती है? व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग। यह नदी, इसी नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है और यह नदी ग्रेट लेक्स जिसके अंतर्गत सुपीरियर झील आता है, मिशिगन झील आता है, इरी झील आता है, ओंटेरियो झील आती है। ठीक है, ये जो झीलें आती हैं ये ग्रेट झील के अंतर्गत आती हैं, मीठे पानी की झीलें होती हैं और यह नदी इन झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम
करती है। यह जो नदी है वो ओंटारियो झील से ही निकलती है, नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण करती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। बात करते हैं मैकेंजी नदी की, तो मैकेंजी नदी यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और यदि हम हडसन नदी की बात करें तो हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। तो ये चीजें आपको एक एक दो दो चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहला तो किस महाद्वीप के अंतर्गत ये नदियां आती हैं। दूसरा, यदि इनकी कोई विशेषता है, जैसे कि कहां से निकल रही हैं, कहां पर जा रही हैं, सबसे बड़ा नदी तंत्र बना रही हैं कि सबसे लंबी है कि क्या है, बहाव क्षेत्र सबसे ज्यादा है, ऐसी कोई विशेषता यदि ये रखती हैं तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं हम रियो ग्रांडो नदी की। रियो ग्रांडो नदी एक ऐसी नदी है जो उत्तर अमेरिका और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तथा मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिको की खाड़ी कहां पर आती है। इस तरीके से दक्षिण उत्तर अमेरिका का जो चित्र होता है आपने देखा होगा, ये है, और ये जो खाड़ी होती है वह है मैक्सिको की खाड़ी। यह नदी रियो ग्रांडो नदी जो है वो यहां से निकलती है, सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कोलोराडो नदी को। कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार से निकलती है, कैलिफोर्निया के जस्ट बाजू में है यहाँ पर कोलोराडो का पठार, वहां से नदी निकलती है। और यह नदी विश्व के विख्यात ग्रेट कैनियन या महाखड्डों का क्या करती है? निर्माण करती है। पीएससी 2015 में यह प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया था कि विश्व के महाखड्डों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आपको बताना था कि कोलोराडो नदी विश्व के सबसे बड़े महाखड्डों का निर्माण करती है। इसके बारे में और भी अमेजिंग पॉइंट हैं कि इस पर कौन सा बांध है, तो इस पर हूवर बांध है। ध्यान रखना, हूवर बांध किस पर है? कोलोराडो नदी पर है। ये उत्तर अमेरिका का चित्र है। उत्तर अमेरिका जिस तरीके से हमने अफ्रीका में सारी नदियों को फिल किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी नदियों को फिल करना है, ये आप करेंगे। जैसे यहाँ पर रियो ग्रांडो नदी आ जाती है, यहाँ पर मिसिसिपी मिसौरी नदी आ जाती है, ये मैक्सिको की खाड़ी हो जाती है, यहाँ पर मैकेंजी नदी आ जाती है। तो इस तरीके से उत्तर अमेरिका के अंतर्गत जो जो नदियाँ आती हैं वो आपको मैप में ढूंढकर फिल करना है और उनकी विशेषताएं बाजू में ही लिख लेनी है, जिससे आपको ये नदियां बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो ये जो नदियां थीं यह उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आने वाली नदियां थीं। आइए अब हम चलते हैं और अब हम अध्ययन करते हैं दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आने वाली नदियां। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियों में आपको दो नदियां ही प्रमुख तौर पर पढ़नी होती हैं। एक आती है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है वो अमेजन क्षेत्र से बहती है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखना, क्या है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही साथ यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी कौन सी थी? नील थी। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी आ जाती है? अमेजन नदी आ जाती है। और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी भी है। आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है ना। यदि हम बात करें नदी तंत्र में तो कौन सी? मिसिसिपी मिसौरी थी। यदि हम लंबाई की बात करें तो नील नदी थी। और यदि हम आयतन की दृष्टि से बात करें तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब बात करते हैं पराना नदी। ध्यान रखना, 3-4 सरिताएं होती हैं, पराने, पराग्वे और उरुग्वे। ये तीनों नदियां जो होती हैं अलग अलग क्षेत्रों से जाती हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका में एक स्थान है जिसे बोला जाता है रियो डी ला प्लाटा। क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा कटा हुआ है, जिसे कहा जाता है रियो डी ला प्लाटा। तो ये पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदियां जो आके रियो डी ला प्लाटा में जाकर गिर जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी, दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी होती है पराना नदी। यह नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्राजीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है तथा ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना से बहते हुए कहां पर जाकर गिर जाती है? अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। तो ये हुई दो महत्वपूर्ण नदियां दक्षिण अमेरिका की, जो कि आपको देखना है। जैसे कि आपको मैंने बताया है, यहाँ पर एंडीज पर्वत होता है, यहाँ से अमेजन नदी निकल के यहाँ पे जाके गिर जाती है, यहाँ से पराग्वे, पराना, ये जो क्षेत्र दिख रहा है वो रियो डी ला प्लाटा का क्षेत्र होता है। क्लियर है? इसको फिल आप लोग कीजिएगा सही तरीके से, जिससे मैपिंग में प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यूरोप की महत्वपूर्ण
नदियों को। सबसे पहले हम देख लेंगे यूरोप की सबसे बड़ी नदी जिसे कहा जाता है वोल्गा नदी। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कैसी है? सबसे लंबी नदी है। यूरोप की बहुत अधिक नदियां हैं जो काले सागर में जाकर गिरती हैं, लेकिन ध्यान रखना जो वोल्गा नदी है वह बल्दाई की पहाड़ियों से तो निकलती है, लेकिन काले सागर की जगह कहां पर जाकर गिरती है? कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम अधिकतर नदियों को देखते हैं वह काले सागर में ही जाकर गिरती हैं, लेकिन जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, वह कहां पर जाकर गिरती है? वह कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। बात करते हैं डैन्यूब नदी की। जो डैन्यूब नदी है यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कैसी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और यह कहां से निकलती है? तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और यह कहां पर जाकर गिरती है? तो काले सागर में जाकर गिरती है। कहां पर जाकर गिरती है? काले सागर में जाकर गिरती है। यदि हम नीपर नदी की बात करते हैं तो नीपर नदी रूस की सबसे प्रमुख नदी है। रूस, बात आती है रूस की, तो यहां ध्यान रखिएगा रूस यूरोप और एशिया दोनों के अंतर्गत आता है, लेकिन रूस में जो जनसंख्या है वो यूरोप वाले क्षेत्र में ज्यादा रहती है। एशिया वाले क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र हो जाने के कारण, बर्फ अधिक जमा होने के कारण वहां पर जनसंख्या कम रहती है, इसीलिए रूस का 90% भाग यूरोप के अंतर्गत ही माना जाता है। तो जो नीपर नदी है वह रूस की सबसे प्रमुख नदी है। यह काले सागर में जाकर गिर जाती है। कहां पर जाकर गिरती है? काले सागर में। यदि हम पो नदी की बात करते हैं तो यह इटली में प्रवाहित होती है और इसे इटली की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। इसीलिए क्योंकि इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। जिस तरीके से एशिया में भारत कृषि प्रधान देश है, उसी तरीके से यूरोप में भी इटली कृषि प्रधान देश है। जिस तरीके से गंगा नदी भारत के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, उसी तरीके से इटली में पो नदी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। जिस तरीके से भारत में गंगा नदी का पवित्र स्थान है, उसी तरीके से इटली में जो पो नदी है उसका पवित्र स्थान है। इन्हीं आधार पर इटली में पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। डॉन नदी की बात करते हैं तो डॉन नदी जो है वह रूस की प्रमुख नदी है और यह पश्चिम रूस से निकलकर कहाँ पर जाकर गिरती है? एजोप सागर में जाकर गिर जाती है। कहां पर गिर रही है? एजोप सागर में जाकर गिर रही है। बात करते हैं हम टाइबर नदी की, तो टाइबर नदी भी इटली में ही बहने वाली प्रमुख नदी है। तो इटली में दो होती हैं, एक पो नदी और एक टाइबर नदी, आपको ध्यान रखना है। टेम्स नदी की बात करते हैं तो टेम्स नदी पर इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन, वह इस नदी के तट पर स्थित है। टेम्स नदी के तट पर, है ना। राइन नदी की बात करें तो यह यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग का निर्माण करती है। कहां का? यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल मार्ग का निर्माण कौन सी नदी कर रही है? राइन नदी कर रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसको आपको याद रखना ही है। इसे कोयला नदी कहा जाता है क्योंकि इसके क्षेत्र में या इसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र का बहुत अधिक विकास हुआ है। और जो सबसे व्यस्ततम यहाँ का बंदरगाह है, यूरोप का बंदरगाह है जिसे कहा जाता है रॉटरडम बंदरगाह है, वह इसी के किनारे स्थित है। इसलिए इस नदी को यूरोप के व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे कि कोयला नदी किसे कहा जाता है, यूरोप के व्यापार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। यह नदी आल्प्स पर्वत पर स्थित भ्रंश घाटी से निकलती है और बहती हुई कहां पर जाकर गिरती है? उत्तरीय सागर में जाकर गिर जाती है। यह आपका यूरोप का नक्शा है। यहाँ पर जो नदियाँ हमने पढ़ी हैं जैसे कि वोल्गा नदी, डॉन नदी, नीपर नदी, नीस्टर नदी, ये सारी नदियों को आपको यहाँ पर मैप में देखना है, उनको फिल करना है। राइन नदी, टेम्स नदी, इन सभी को फिल करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा देश है, कौन सी नदी में कौन सा बंदरगाह है, इनकी विशेषताएं क्या हैं। आप यदि इनको फिल करते हैं तो आपको वो दिमाग में छप जाएंगी। चलिए ठीक है, ये होमवर्क आपका रहा, ये काम आपको करना है। आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं हम एशिया की नदियों को।
तो दोस्तों जिस तरीके से हमने अफ्रीका की नदियां, उत्तर अमेरिका की नदियां, दक्षिण अमेरिका की नदियां और यूरोप की नदियों का अध्ययन किया है, उसी तरीके से हम एशिया की नदियों का भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक नदी है होंगहो नदी। होंगहो नदी जो है एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी जो नदी होती है वह है सिक्यांग नदी, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा एशिया पर प्रभाव डालती है होंगहो नदी, इसको हम पहले देख लेते हैं। तो एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम जो है क्युनलुन पर्वत, क्युनलुन पर्वत जो कि चीन में स्थित है, वहां से होता है। इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मरुस्थलीय क्षेत्रों से होकर जाती है, अपने साथ रेत ले लेती है और इसका कलर थोड़ा पीला टाइप का हो जाता है, इसलिए इसे पीली नदी कहते हैं। और यह नदी पीले सागर में जाकर गिर जाती है, क्योंकि उस सागर में यह नदी जाकर गिरती है तो उसका कलर भी थोड़ा सा पीला हो जाता है, इसलिए उस सागर को कहा जाता है पीला सागर। तो प्रश्न पूछा जाता है पीली नदी किसे कहते हैं, तो पीली नदी होंगहो नदी को कहते हैं। और यह नदी एक विश्वासघाती नदी है, इसमें अचानक से बाढ़ आ जाती है और अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण चीन में बहुत ज़्यादा जनधन की हानि होती है, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए इस नदी में अधिकतम बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक कहा जाता है और साथ ही साथ इसे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी का दर्जा भी दिया गया है। बात करते हैं माही नदी का। माही नदी मध्य प्रदेश में स्थित है, भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, धार वाले क्षेत्र में अरब विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी, कांगो नदी या जायरे नदी। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी। 2 नदियां तो अफ्रीका के अंतर्गत आपने पढ़ी थी, एक नदी आप भारत के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। बात करते हैं हम मेकांग नदी की। मेकांग नदी कहां पर पाई जाती है, तो यह तिब्बत के पठार से निकलती है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन से बहते हुए दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है। कहां पर गिर जाती है, दक्षिणी चीन सागर में। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पर्वत, ये पठार, ये नदियां, ये झीलें, ये सागर कहां पर स्थित हैं। मैपिंग का जब आप अध्ययन करते हैं तो वहां पर आपको ये सारी चीजें ज्ञात हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले आप मैपिंग का अध्ययन कीजिए, उसके बाद इन चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यदि आप मैपिंग नहीं पढ़ेंगे तो ये समस्या आपको बार बार आती रहेगी। क्लियर है? चलिए, मेकांग नदी कहां से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन होते हुए दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है। बात करते हैं हम साल्वीन नदी का। साल्वीन नदी जो होती है वह भी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण की ओर बहते हुए म्यांमार से जाती हुए कहां पर गिर जाती है, अंडमान सागर में जाकर गिर जाती है। और जो साल्वीन नदी है वह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है, सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं हम यांगशी नदी की। यांगशी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है, सबसे लंबी है और यह तिब्बत के पठार से निकलती है और कहां पर जाकर गिर जाती है, तो चीन सागर में जाकर गिर जाती है। आपको ध्यान रखना है नदियों के विषय में 2 चीजें विशेष रूप से ध्यान रखिए, कहां से निकलती है, कहां पर जाकर गिरती है। तो 2 पॉइंट तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। फिर किस महाद्वीप में स्थित है, तीसरा पॉइंट आपका हो जाता है। यदि कोई एक विशेषता होती है तो वो याद रख लेंगे तो आपके 4 पॉइंट आपके पास आ जाते हैं। ये वो चीजें हैं कि आप बगैर पढ़े, बगैर मेहनत करे इन चीजों को याद रख पाएं। महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कहां पर बहने वाली, श्रीलंका में बहने वाली। आमूर, ओब और लीना नदियां, ये जो नदियां हैं यह रूस की प्रमुख नदियां हैं। आमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। ये जो नदियां हैं एशिया वाले भाग में प्रवाहित होती हैं, है ना। कौन कौन सी, आमूर नदी, ओब नदी, लीना नदी। और कहाँ है, रूस वाले क्षेत्र में होती हैं। यह चीन और रूस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती हैं। ये तीनों नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। ये एशिया का नक्शा है। एशिया के नक्शे में यदि आप देखते हैं यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये यूरोप वाला क्षेत्र आ जाता है, ये एशिया वाला क्षेत्र आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, तो नदियों को आपको इसमें फिल करना है और फिल करके आपको उनका अध्ययन करना है।
बात करते हैं हम हमारे आखिरी महाद्वीप की, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे प्रमुख नदी एक ही नदी है जिसे कहा जाता है मर्रे डार्लिंग नदी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है और यह कोशयुस्को पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कोशयुस्को पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना। तो कहाँ से निकलती है? कोशयुस्को पर्वत श्रृंखला से निकलती है और डार्लिंग नदी आगे जाकर इसमें गिर जाती है। किस में गिर जाती है? मर्रे और डार्लिंग मिल जाती है और ये हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। दो सरिताओं से ये भी निकलती है, एक मर्रे सरिता से, एक डार्लिंग सरिता से, दोनों आपस में मिलती हैं और हिंद महासागर में जाकर गिर जाती हैं। तो दोस्तों, आपके टॉपिक में लिखा हुआ था नदियाँ। नदियों के विषय में, नदियों की उत्पत्ति कैसे होती है, वर्गीकरण क्या होता है, तो इनका वर्गीकरण कुछ होता नहीं है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, वैसा कुछ है नहीं। नदियों की उत्पत्ति में मैंने 3 रीज़न आपको बता दिए थे कि नदियां जो हैं 3 आधार पर बन सकती हैं, या तो वर्षा के द्वारा, जब पर्वतीय जो बादल जो होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों से जाके टकराते हैं, तो टकराने से उनके क्षेत्रों में बारिश कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये पर्वत है और जब बादल इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और जब इनसे टकराते हैं तो टकराने के कारण यहाँ पर बारिश कर देते हैं, जिसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। पर्वतीय वर्षा के द्वारा भी नदियों का निर्माण होता है। दूसरा रीज़न होता है ज्वालामुखी के द्वारा भी एक मार्ग बन जाता है, पृथ्वी के अंदर उपस्थित जल को वो भी बाहर आने लगता है। दूसरा आता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इसके द्वारा जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो वहां पर भी दरारों का निर्माण हो जाता है और दरारों के निर्माण होने के फलस्वरूप यहां से भी पानी आने लगता है। और तीसरा होता है पर्वतों के ऊपर जमे हुए ग्लेशियर या बर्फ, इनके पिघलने से भी नदियों का निर्माण होता है। तो इनके आधार पर नदियों का निर्माण होता है। अब दूसरा प्रश्न बन सकता है कि विश्व में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, कौन सी नदी मकर रेखा को काटती है, कौन सी कर्क को, कौन सी विषुवत को, कौन सी विश्व की सबसे लंबी है, कौन सी भाव क्षेत्र में सबसे लंबी है, कौन सी नदी तंत्र के क्षेत्र में सबसे लंबी है। तो इस तरीके की नदियों की जो विशेषता है उनके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसके साथ ही जो नदियों वाला टॉपिक है वह समाप्त होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको हर टॉपिक में, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो और नदियां हो, उनमें मैपिंग दे रखी है। आप मैपिंग को अच्छे से कीजिएगा। मैपिंग अच्छे से करेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज़ है। यदि आप मैपिंग कर लेते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट जो था वो आप समझ लेंगे, तो ये चीज़ें आपसे बहुत आसानी से बनने लगेंगी और बगैर पढ़े आपको बहुत अधिक अंक दिलाएंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली स्थलाकृति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।